अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में आज 14 अजला में वोटिंग हुई, जिसके नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ अजला में पोलिंग के दौरान आज पूरा दिन सियासी जमातों में तसादुम, तोड़ फोड़ और इंतखाबी निशानात के मसाइल समेत दीगर मसाइल की खबरें सामने आती रही, जबकि तसादुम के नतीजे में जैकबाबाद और टंडो आदम खान में 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए और बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बद इंतजामी और धांधली की शिकायतों और मुआहदे पर अमल दरामद ना करने की वजह से 2 हुकूमती इत्तेहादी MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने आ गए हैं। MQM पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन में धांधली और हंगामों में मुलविस होने के इल्जाम लगा रही है और 3 माह पहले पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर पेशरफ ना होने की वजह से MQM अपना सियासी फैसला करने की धमकी भी दे रही है। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई हुकूमत तो बन गई, नए वजीर आजम आ गए, वजीर आला भी आ गए, सब मजे से बैठे हैं, मगर जो मुआहदा हुआ उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही है और अगर ये जारी रहा तो MQM पाकिस्तान अपने फैसले करेगी। हमारे 7 वोट थे, हमने PTI छोड़ी, ऑपोजिट आपने गवर्नमेंट बना दी, प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, CM बन गए, सब मिनिस्टर्स बन गए, सब मजे से बैठे हैं, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, मगर जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। मैं ये बातें जो कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं आसिफ जरदारी साहब आपको एड्रेस कर रहा हूँ, अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, इस तरह से डिलिमिटेशन करानी है तो फिर क्या फ़ायदा जमहूरियत का। अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे, आपके साथ अपना फैसला फिर महफूज करेंगे और राब्ता कमेटी के सामने रख के जो बेहतर फैसला होगा वो करने पे मजबूर होंगे। वसीम अख्तर कह रहे हैं कि अगर मुआहदे पर पेशरफ ना हुई तो MQM अपना फैसला करेगी। इस बयान पर MQM के पुराने इत्तेहादी फवाद चौधरी ने तंज करते हुए कहा है कि MQM और अपना फैसला ये जोक ऑफ द डे है, यानी फवाद चौधरी MQM के अपने फैसले करने को मजाक करार दे रहे हैं। इसके अलावा MQM ने बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करते हुए कहा है कि टर्नआउट कम है, फायरिंग हो रही है, वोटर्स खौफ का शिकार हैं, इसलिए साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। डाकू आके इंतजामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं, बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं कह रहा, TV कह रहा है, आप सबके सामने है कि कौन सी पार्टी वहाँ इस इलेक्शन को ख़राब कर रही है अपने हक में। जाली वोट या ज़्यादा वोट, जब बैलेट पेपर ही उठा के ले गए आप। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूँगा, ये आप पे भी सवालिया निशान आ रहा है। अहम बात यह कि MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त की थी, मगर सिंध हाई कोर्ट ने MQM की यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद MQM ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। MQM के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्जामात लगाए और इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की। MQM पाकिस्तान भी अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है, मुआहदे पर अमल दरामद ना होने का शिकवा कर रही है, जिसके बाद फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने MQM को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अख्तर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वसीम अख्तर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आप मुतमईन नहीं है, आप धांधली का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि बद इंतजामी हुई है आज के इस इलेक्शन में, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि डाकू जो है वो कहीं पे बैलेट बॉक्स लेके चले गए और कहीं पे जो अमला था उसी को अगवा कर लिया गया। शहजाद, ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंटीरियर सिंध से, उन ज़िलों से हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, फिर आपके चैनल्स सारी तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से अंदरून सिंध 14 ज़िलों में इलेक्शन हुए हैं। सारे मार्के आपने ही दिखाए हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने तो आगाह किया है इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत वक्त को कि इस तरह से इलेक्शन अगर कराने हैं तो मेरे ख्याल में ना कराना ज़्यादा बेहतर है। कि बैलेट बॉक्स उठा के लेके गए लोग वहाँ से, बैलेट पेपर पे जो सियासी जमातें उनके निशान मौजूद नहीं हैं, डिलिमिटेशन जिस तरह से की गई है, इलेक्टोरल जो लिस्ट है
उसकी वोटर लिस्ट जो है उसमें इतना कन्फ्यूजन है कि 2 लिस्टें चल रही हैं। तो हमने कोर्ट में प्रेयर यही की थी कि पहले इन चीज़ों को बेहतर कर लें, ठीक कर लें जी। हम इलेक्शन से भागना नहीं चाह रहे थे, हम पोस्टपोन इसलिए कराना चाह रहे थे कि पहले इन चीज़ों को एड्रेस कर लें, उसके बाद इलेक्शन कराएं। अब आपके सामने है कि किस तरह से इलेक्शन हुए हैं, ख़ास तौर पे मीरपुर ख़ास, सखर, नवाबशाह में। तो इसमें मेरा इल्ज़ाम मेरे ख्याल में मैं अकेला नहीं हूँ, सारी सियासी जमातें और आपका मीडिया दिखा रहा है कि जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं इलेक्शन कमीशन के रूल्स की। और फिर जाहिर है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, हम पार्टनर हैं सिंध हुकूमत के साथ, सिंध की जिम्मेदारी बनती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और अगर बैलेट बॉक्स नज़र आ रहा है उठाते हुए ले जा रहे हैं और मारधाड़ हो रही है तो फिर कैसे इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे। तो वसीम अख्तर साहब, जो आप कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें भी कुछ मसाइल हैं, वो तो चले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एंड पे क्या गलतियां हुई हैं उसका बेहतर वही जवाब दे सकेंगे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का अमला तो नहीं होगा ना जो बैलेट बॉक्स लेके भाग गया, जो डाकू आप कह रहे हैं कि सिंध के अंदरूनी जमात जो है वो वहाँ पे अमले को अगवा कर रही है, तो ये भी आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जो ये सब कर रही थी, जैसे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है? शहजाद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके सारे मीडिया चैनल्स ये चला रहे थे कि डाकुओं ने अमले को अगवा कर लिया, दिखा रहे थे, मैंने भी वो क्लिप देखी है। तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या वहाँ सियासी पार्टीज़ के कारकुन नहीं मौजूद थे? सारी सियासी जमातों के कारकुन मौजूद थे, उन्होंने ये एतराज़, ये कंप्लेंट्स लॉन्च कराई हैं, तो जिम्मेदारी तो बनती है ना सिंध गवर्नमेंट की, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से हो, पुलिस के हवाले से हो या इंतज़ामिया के हवाले से हो। फ़र्ज़ बनता है, इलेक्शन कमीशन अपनी जगह उसकी जिम्मेदारी है, मगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन सुकून के साथ कंडक्ट कराना ये जिम्मेदारी तो है ना। सही शर्जील साहब, जिम्मेदारी है सिंध हुकूमत की, जो वहाँ पे तसादुम हुआ, लोगों ने बैलेट बॉक्स उठा लिए, बैलेट पेपर में भी गलतियां थी, वहाँ पे सिंबल्स मौजूद नहीं थे, और धांधली का इल्ज़ाम अब आपकी हुकूमत पे लग रहा है, आपकी जमात पे लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद साहब। पहली बात तो ये कि धांधली का हमेशा जो पार्टी इलेक्शन में हार रही होती है ये वतीरा है कि वो धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। अब मैं आ जाऊँ जो आज जो वाक़यात हुए हैं, जनरली इलेक्शन जो हैं बड़े पीसफुल हुए हैं, कुछ जगहों पर इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं जो कि अफसोसनाक है, जो कि नहीं होने चाहिए। अब जो मैं एक एक वाक़ये पे आ जाता हूँ, जैसे इन्होंने बात की जी कि कहीं पे डाकू अगर ले गए, तो बिल्कुल डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, उसमें हमारे पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं उस ऑपरेशन में। और अभी तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जब ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तो रिसेंटली ही ये एक चीज़ तय पाई है, जो कि एक मीटिंग हुई थी इसमें मैं खुद मौजूद था, कि पंजाब और सिंध के बॉर्डर्स पे डाकुओं के खिलाफ जॉइंटली ऑपरेशन होगा। क्योंकि जब यहाँ से सिंध पुलिस करती है ऑपरेशन तो वो पंजाब की तरफ बॉर्डर्स पे भागते हैं, जब पंजाब वहाँ से करती है तो वो किसी तरफ आते हैं। तो खैर ये तो एक वाकया ये हुआ। उसके अलावा शर्जील साहब, इससे ज़रा यहाँ पे ये बताइएगा कि डाकू लूटमार करते हैं, कच्चे के इलाके में चले जाते हैं, बॉर्डर एरिया में चले जाते हैं, बैलेट बॉक्स लेके क्यों भागेगा डाकू? बैलेट बॉक्स तो वही चुराएगा जिसको धांधली करनी होगी, डाकू का क्या ताल्लुक है धांधली करने से? इसका मैं जवाब दे दूँ आपको। देखिए जी, ये पोलिंग जो है वो मुख्तलिफ गाँवों में होती है और देहात में मुख्तलिफ विलेजेस हैं, और उसमें कच्चे के इलाके भी जहाँ पे भी पोलिंग्स हुई हैं, तो और डाकू भी कच्चे के इलाकों में होते हैं। तो डेफिनेटली एक डाकू जिसका काम ही बदमाशी करना, गर्दी करना है, अगर उसके गांव में कहीं पे चीज़ हो रही तो उन्होंने ये हरकत की। इशू ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी एक पोलिंग स्टेशन में ये लेके गए ना बैलेट बॉक्सेस, पूरे सिंध में तो कहीं और से कंप्लेंट नहीं है कि बैलेट बॉक्सेस लेके चले गए। जहाँ तक इन्होंने बात की कि बैलेट पेपर्स में नाम नहीं है, तो वो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैंने खुद आज अपने ट्विटर अकाउंट पे ऐसी पोस्ट की हैं जिसमें जो लोग पीपल्स पार्टी में नहीं हैं, जो अपोजिशन पार्टीज में, उनके लोग हथियारों के साथ घूम रहे थे, हमने देखा है। मेरे पास इस तरह की बेशतर वीडियोस मौजूद हैं कि जहां पर अपोजिशन के लोगों ने पीपल्स पार्टी के वर्करों पे हमले किए हैं और उधर से उधर उन्होंने धांधली करने की कोशिश की है, पोलिंग्स बंद करवाई है। तो देखिए, ये इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में से वाकयात होते हैं और बल्दियाती इलेक्शन थोड़ा और ज्यादा सेंसिटिव होता है। आप एमक्यूएम पाकिस्तान और जो दीगर जमातों ने धांधली का इल्जाम आप पे लगाया, आप उसको मुस्तरद करते हैं और आप कह रहे हैं कि जो जमातें हारती हैं वो हमेशा हस्बे रिवायत धांधली के इल्जाम लगाती है, ये वही मामला है? देखिए जी शहजाद साहब, आपके पास भी माशाल्लाह आपके चैनल समेत हर चैनल जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे था, हज़ारों की तादाद में पोलिंग स्टेशन थी। अगर उसमें 3-4 पोलिंग स्टेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, हमें कोई एतराज़ नहीं है उस पर। जहाँ पे अगर एमक्यूएम को भी शिकायत है
वसीम अख्तर साहब फरमा रहे हैं कि जी इस पोलिंग स्टेशन पर, अब वो शहरों के नाम ले रहे हैं ना, आप शहरों के नाम छोड़ दें, आप पोलिंग स्टेशन के नाम बताएं कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि धांधली हुई है, हम खुद आपके साथ उसमें होंगे कि उधर आप रिपोल करवा लें ताकि आपके खदशात ठीक हो जाएं। आप 2-4 वाकयात को जनरलाइज करके पूरे इलेक्शन प्रोसेस को धांधली या पूरी गवर्नमेंट को धांधली का इल्जाम नहीं लगा सकते। सही। हाँ, और अगर उनको ऑनर बता दें जी, मुझे बताएं जी कि ये पोलिंग स्टेशन के नाम है, यहाँ पे धांधली हुई है, हम इनके साथ हैं, दोबारा पोलिंग करवा लेते हैं। सही है। मैं वसीम अख्तर साहब वो कह रहे हैं इक्का दुक्का वाकयात हुए होंगे, लेकिन पूरे जो पोलिंग का प्रोसेस है उस पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। वो कह रहे हैं कि जो जमात हार रही होती है वो हमेशा धांधली का इल्जाम लगा रही है, तो यानी कि शायद यही कहना चाह रहे हैं कि आप हार रहे होंगे इसलिए आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए शहजाद, 14 ज़िलों में इलेक्शन हो रहे हैं। हम नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, सक्खर और टंडो आदम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारे ज़िलों से तो हम इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे। हमें पता है पीपल्स पार्टी का ही मैंडेट है। हम तो तरीक़ेकार पे एतराज़ कर रहे हैं। अभी एक्सेप्ट खुद कर रहे हैं शर्जील भाई कि कुछ डाकू आए थे और बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, कुछ इलाकों में फायरिंग भी हुई। तो आप क्या हाँ ठीक है, मानता हूँ मैं, तो क्या ये माहौल देना चाहिए इलेक्शन के रोज़ अवाम को? ये खौफ व हरास नहीं फैलाता क्या? लोग अवॉइड नहीं करेंगे घर से निकलना? कि अगर ये हालात हैं, इस तरह से वोट कास्ट हो रहा है, तो लोग तो अवॉइड करेंगे, नहीं जाएंगे। तो जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन की बनती है जिम्मेदारी कि बैलेट पेपर पे नाम उनका होना चाहिए, उसकी गलती है। मगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जाने के लिए ये इंतज़ामात ज़रूरी हैं, और सिर्फ चंद ज़िलों से नहीं। मेरे पास अभी फ़िलहाल यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, मेरे इलेक्शन सेल के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। तकरीबन हर ज़िले में ऐसे वाक़यात हुए। ठीक है वसीम साहब, शर्जील साहब, एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वसीम अख्तर साहब ने आज ये भी कहा है कि 3 माह पहले हमसे जो मुआहदा किया था बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाने का, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, और अगर ये जारी रहा तो MQM पाकिस्तान फिर अपना फैसला कर सकती है। ये क्या फैसला हो सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज MQM पाकिस्तान ने यह शिकवा किया है कि हमसे 3 महीने पहले जो मुआहदा किया गया था बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शर्जील मेमन साहब मौजूद हैं और वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं। वसीम अख्तर साहब ने यह कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें बार बार यकीन दिलवा रहे हैं कि जो पावर्स हैं डिवॉल्व होंगे, एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम होगा, लेकिन सूबा सिंध रिलक्टेंट है इस पर। और लोग जो है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कुछ मिनिस्टर्स बन गए, वो सब मज़े में बैठे हुए हैं, लेकिन एग्रीमेंट पर पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो वसीम अख्तर साहब, क्या वजह है? जब आप कह रहे हैं जरदारी साहब माने हुए हैं, बिलावल साहब आपको यकीन दहानी करवा रहे हैं, तो सिंध हुकूमत रिलक्टेंट हुई हुई है, इसका क्या मतलब है? सूबा सिंध रिलक्टेंट हुआ है 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि एक मसवदा बनाया जाएगा और उस एक्ट में अमेंडमेंट की जाएगी एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। हमने बना के पीपल्स पार्टी को दे दिया है। हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ इनकी मीटिंग्स चल रही हैं। कुछ डिले हमारी तरफ से हुआ है। अब पीपल्स पार्टी के पास हमारा मसवदा पड़ा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, कि इसको एक्ट बनना है। उसमें डिले हो रहा है, ये मेरा शिकवा अभी भी है। उसको डिले नहीं करना चाहिए। उसको जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे जो आसिफ साहब हैं, उनके कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नहीं तो क्यों नहीं हो रहा आपके ख्याल में? जब पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन कह रहे हैं, तो क्या जो हुकूमत लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वो रुकावट खड़ी कर रहे हैं इसमें आपके ख्याल में? देखें, हमारी मीटिंग हुई है, शर्जील साहब भी थे उसमें। दोनों ने हमने डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि हम जो आपका मसवदा है उसको देख के जो चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं वो आपको भेज देंगे। आज मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो गया है, वी आर स्टिल वेटिंग। ठीक है, मुझे पता है एक हादसा हुआ है, आसिफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इनको सब्र दे सारों को, अपनी जगह बिल्कुल। मगर ये एक सियासी मामला है, इसमें मैं चाहूंगा लेकिन वसीम साहब, मुझे आप बताएं कि जो आपका मुआहदा था पीपल्स पार्टी के साथ, जिसमें बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था, आप लोगों ने कहा था 1 महीने में अमल दरामद होगा, और वो 1 महीने का टाइमलाइन इसलिए दिया था क्योंकि इंतखाबात भी होने थे। तो ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये वही पुराने निज़ाम के तहत हो रहे हैं। ना लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में,
ना ही आर्टिकल 140 की मुकम्मल इंप्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये निज़ाम वही है जो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, पुराने निज़ाम के तहत ही हो रहा है सारा। देखिए, इलेक्शन का निज़ाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन निज़ाम मैं कह रहा हूँ कि तो अभी जब इलेक्शन हो रहे हैं, अभी जब बल्दियाती है। इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो जिस निज़ाम के लिए हो रहे हैं, जिस बल्दियाती निज़ाम के लिए हो रहे हैं, वो पुराना ही निज़ाम है, कुछ इसमें तब्दीली नहीं आई आपके मुआहदे के बाद। हाँ, एग्जैक्टली कोई अभी तब्दीली नहीं आई है, आनी चाहिए, जल्द से जल्द आनी चाहिए। यही हमारी प्रे है, कोर्ट में भी थी और सियासी लीडरान से भी थी कि हमारी प्रायोरिटी है कि इसको एक्ट इसका पास हो, कानून बने इसका, उसके बाद हम आगे हम काम करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, हम एम्बिकेबली हर चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तलखियाँ ख़त्म हो, सिंध तरक्की करे, कराची तरक्की करे, हैदराबाद, सखर, मीरपुर, लाड़काना तरक्की करे। मैं एग्रीमेंट किया है। इस पे जरा शर्जील साहब से जवाब ले लूं, लेकिन उससे पहले एक जुमला आपने और कहा था, आपने ये आज कहा कि मगर जो मुआहदा हुआ है उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही और अगर ये जारी रहा तो MKM अपना फैसला करेगी। मतलब किस किस्म का फैसला कि इस हुकूमत से भी आप बाहर आ जाएंगे? मैं इसका जवाब दे देता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। आज 2.5 महीने हो गए हैं जी, ठीक है, टाइमलाइन थी 30 डेज, उसमें हमारी भी उसमें डिले हमारी भी है, हमारी वजह भी बनी है, मगर अब हो जाना चाहिए क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया ही इस बेस पे था। हमारा जो वोटर है, सपोर्टर है, वो इस पे राजी नहीं था। हो सकता है पीपल्स पार्टी वाले भी ना चाहते हों, मगर हम चाहते थे, बिलावल साहब चाहते थे, आसिफ साहब चाहते थे कि हम मिल के काम करें। तो हम एक जगह बैठे और एक्सेप्ट किया था। हमारी सारी डिमांड बिलावल साहब और आसिफ साहब ने एक्सेप्ट की हैं। ठीक है, उन्हीं लाइंस पे हमने एग्रीमेंट किया था। अगर ये नहीं होता है तो हम पे एक प्रेशर है अवाम का, हमारे वोटर्स का, कि आपने तो ये एग्रीमेंट किया था पीपल्स पार्टी के साथ और हम मना कर रहे थे आपसे, तो हम जाहिर है उनको जवाब दे हैं और जवाब दे में फिर राब्ता कमेटी कोई फैसला कर सकती है। हम एक अलग सियासी जमात हैं, हम जाहिर है अपने इशूज को देखेंगे पहले। तो किस किस्म का फैसला? अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक हुकूमत छोड़ के बाहर आ गए, अब आप दूसरी हुकूमत भी छोड़ के बाहर आ जाए, ये तो नहीं कर सकते ना आप। या मैं एक सियासी जमात हूं, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, आपके इंस्ट्रक्शंस पे थोड़ी चलूंगा मैं। वैसे मैं कह रहा था कि बड़ा अजीब लगेगा ना कि 3.5 साल एक हुकूमत के साथ रहे, उसको महंगाई का ताना दिया, उसको नाअहली का ताना दिया, उसको छोड़ दिया, पूरे मुल्क अब दूसरी हुकूमत के साथ आए, उसको भी ये कह के छोड़ देंगे कि ये भी काम नहीं करते। सुने, आपको ये सारी चीजें अजीब लग रही हैं, आपको जो डिलिमिटेशन की हम बात कर रहे हैं वो अजीब नहीं लग रही, सेंसस में आधा गिन दिया कराची को, वो अजीब नहीं लग रही आपको? 1 महीने का लिखा गया था, अब 3 माह होने को आए। बल्कि मई के महीने में ख्वाजा एजाज साहब ने कहा कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी रोशनी में अपना मुसव्विदा भिजवा दिया है। ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद उन्होंने कहा कि ये असेंबली में पेश कर दिया जाएगा कानूनी शक्ल इख्तियार करने के लिए। अब तो बकरा ईद आने वाली है, क्यों नहीं हो रहा इस पर मामला आगे बढ़ा? शहजाद साहब, मेहरबानी आपकी, लेकिन मेरा एक शिकायत आपसे कर रहा हूँ ऑन एयर कि आप वसीम साहब को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मुझे कम टाइम दे रहे हैं। तो मुझे बराए मेहरबानी मुझे भी उतना सुने जितना आपने वसीम साहब। सर आप दोनों एक ही हैं आजकल। हम हमेशा एक थे, आप भी हमारे साथ एक ही हैं। नहीं, मेरा टाइम भी दे शर्जील भाई को, देखें मेरा टाइम भी शर्जील भाई को दें। देखें जी, मोहब्बत देखें इस वक्त। अच्छा, मेरा अर्ज सुन रहे। अर्ज ये है कि जब ये पहली मीटिंग हुई थी और नो कॉन्फिडेंस से पहले, उस मीटिंग में मैं शामिल था। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ और आई होप कि वसीम साहब इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे और मानेंगे भी सही। जब मीटिंग हुई थी तो जब MKM ने अपने ग्रीवेंसेस बताए थे तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने बिल्कुल ओपनली कहा था कि जी हम आपसे आज गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका कोई भी डिपेंड ये नहीं करें कि जी ये अगर आपने अदम एतमाद में साथ दिया तो ये आपके साथ हमारा ये रिलेशन चलेगा, अगर आपने अदम एतमाद में साथ नहीं भी दिया फिर भी हम चाहते हैं कि जी मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ काम, और ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था। सेकंड बात, जहाँ तक उन्होंने मुआहदे की बात की, बिल्कुल आज भी हम अपने मुआहदे पे भी कायम है, अपनी लीडरशिप की गई हर कमिटमेंट पे कायम है। डेफिनेटली जब कुछ बड़े फैसले होते हैं तो उनमें कुछ लीगलिटीज़ देखी जाती हैं, उन चीज़ को किस तरह पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, उन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। तो इन लेटर ऑफ स्पिरिट कोई भी बदनीयती पीपल्स पार्टी तरफ से नहीं है, और अगर वसीम साहब ये कहेंगे कि जी हम हुकूमत छोड़ के भी चले जाएंगे तो हम इनको जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। अब ये क्योंकि अभी हमारे साथ है तो हमारे साथ ही रहेंगे, मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोग तो आज नहीं, लेकिन शर्जील साहब फ्रैंकली कैसे रोकेंगे आप? PTI ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे जो मुतालबात थे वो उन्होंने नहीं पूरे किए, और वो कह रहे हैं हम वोटर से वादा करके आए हैं कि हम बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करेंगे। वोटर हमसे सवाल कर रहा है, हमसे जवाब मांग रहा है,
तो फिर जब वो उनको छोड़ सकते हैं तो आपको भी छोड़ सकते हैं, फिर वो कह रहे हैं क्यों नहीं छोड़ सकते हम? नहीं, हम उनको मना लेंगे, लेकिन बात ये कि इस तरफ नौबत आनी नहीं चाहिए। जो बात भी हमारी बीच में हुई है, दरमियान में बातें, उनको हम पूरा करेंगे। हम उसको अभी किसी कमिटमेंट से हटे नहीं है, और ये भी वसीम साहब कभी नहीं कहेंगे कि जी हमने ये कहा, जो भी वादे किए थे और हम कह रहे हैं कि हम वो वादे पूरे नहीं करेंगे। अब ये हमने किसी चीज पे कोई डिनाई किया, हम डिनाई बिल्कुल नहीं किया। हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने एक दूसरे से एग्रीमेंट किया, वादे किए, लेकिन वसीम अख्तर साहब को याद होगा जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ वो उस दिन हामिद मीर साहब के साथ शो पर मौजूद थे। उस शो पर मैं भी था और मैंने वसीम अख्तर साहब को ये कहा था, बल्कि शो में मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि चंद हफ्तों की बात है, शिकवा हो रहा होगा कि जो वादे किए वो वादे वफा नहीं हो रहे, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आज वो पहला दिन था जब खुलकर पब्लिकली उन्होंने कहा कि पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो वसीम अख्तर साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि हम फैसला कर लेंगे अपना, फवाद चौधरी साहब आपके साबका इत्तेहादी, वो कह रहे हैं कि जोक ऑफ द डे है कि एमक्यूएम अपना फैसला कर ले, अपना फैसला कर ले। ये जोक है, मजाक है ये? हाँ, मैंने गवर्नर साहब जो थे उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और ये जो आप फवाद साहब की बात कर रहे हैं, इनके मुंह से ये बातें अच्छी लगती नहीं हैं। गवर्नर साहब ने आज कहा कि एमक्यूएम जो है वो किसी फ़ोन का इंतज़ार ना करे और फैसला करे कोई। तो ये तो खुद पीटीआई के जितने बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये 3.5 साल तो खुद टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फ़ोन कराते रहे हैं। इनसे ये बात ये करते तो हंसी आती है मुझे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब ने दावत भी दी है आपको आज। इमरान इस्माइल साहब ने कहा है कि अगर आप एमक्यूएम हुकूमत छोड़ने का फैसला करती है तो हम खुशामद करेंगे, उनको वापस खुशामदीद कहेंगे। वो हमारे दोस्त हैं, सियासत में खुदा न खास्ता दुश्मनियाँ नहीं होती, ताल्लुकात आज भी हैं, रहेंगे, मगर जो हमने फैसला किया था उनको छोड़ने का बिल्कुल अटल था और वजूहात थी उसकी। सही। आज इस किस्म के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए उनको, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो खुद, फिर से रिपीट कर देता हूँ, कि वो उस टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फ़ोन करवाया करते थे। आज मुझे मशवरा दे रहे हैं कि फ़ोन का इंतज़ार ना करना, अजीब लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब और शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुआहदा किया था। तो 30 मार्च को वसीम अख्तर साहब और मैं हामिद मीर साहब के शो पर मौजूद थे कैपिटल टॉक में, और उस वक्त मैंने ये कहा था कि हमें ये साफ नजर आ रहा है माजी को देखते हुए कि चंद महीनों बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ये शिकवा कर रही होगी कि जो हमसे मुआहदा किया गया उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर ये एक लॉन्ग टर्म मुआहदा है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं है, तो फिर ये आज क्यों आया? ये पहले भी आ सकता था ना। अब हमारे सामने, हम सबको पता है कि इस वक्त एक पावर गेम है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, तो ये दोनों पार्टीज मिलकर अब कराची के मफादात के लिए करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। मैं कराची का खुद शहरी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टीज हमें गलत साबित करें, क्योंकि 2008 से 13 तक नहीं किया। 2013 के बाद एमक्यूएम ऑपोजिशन में चली गई, तब भी हमने देखा कि मीटिंग्स के बावजूद कुछ नहीं निकला। मेरा खदशा अभी भी ये है कि चंद महीने बाद वसीम अख्तर साहब और इनकी पार्टी शायद खड़ी हुई होगी और कहेगी कि जो हमसे मुआहदा किया था वो मुआहदा पूरा नहीं हो रहा। ये मैं माजी का तजुर्बा। अच्छा, वेलकम बैक। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत के खात्मे के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने साजिशी बयानी की मुहिम चलाई, जलसे किए और लॉन्ग मार्च भी किया। लेकिन अब पंजाब की 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान की मकबूलियत का पहला इम्तिहान होगा। इन 20 नशिस्तों पर इंतखाबात 17 जुलाई को होना है और इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज आज लाहौर से कर दिया है, जहां 4 सीटों पर इलेक्शन होना है। इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम में आज लाहौर के चारों हलकों का दौरा किया और वहां वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि अवाम ने अब लोटों को शिकस्त देनी है, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचकर हल्के की अवाम की तौहीन की है और अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत की तब्दीली के आलाकार बने हैं। किसी सूरत वो लोग जो अपना ज़मीर बेचते हैं, अपना ज़मीर बेच के लोटा होते हैं, जो इस हल्के के लोगों को उनकी तौहीन करते हैं, लोटों को हमने हराना है। हमने इन लोगों को इसलिए शिकस्त देनी है कि इन्होंने बैरूनी साजिश के तहत इस मुल्क के ऊपर हमारे आइन को तोड़ के, हमारे कानून को तोड़ के ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे की वजह बैरूनी साजिश करार देते रहे हैं। इनका बयानिया कितना मकबूल है, इसका वाज़े अंदाजा ज़िमनी इंतखाबात में होगा। लेकिन गैलेप पाकिस्तान ने जो हालिया सर्वे जारी किया है
इसमें इमरान खान के मौक़िफ़ और बयानिए की हिमायत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अहम बात यह है कि गैलेप पाकिस्तान के जून के सर्वे का अगर अप्रैल के सर्वे से मुवाजना किया जाए तो ये बात जाहिर होती है कि राय इमरान खान के बयानिए के हक में तब्दील हो रही है। अप्रैल के गैलेप सर्वे में अवाम की वाज़ेह अक्सरियत इमरान खान की इक़्तिदार से बेदखली की वजह महंगाई को समझती थी, लेकिन अब एक तरफ महंगाई को इमरान खान हुकूमत के खात्मे की वजह समझने वालों की तादाद में कमी आ चुकी है और दूसरी तरफ हुकूमत के खात्मे की वजह अमरीकी साजिश समझने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गैलेप सर्वे के मुताबिक 61% अवाम इमरान खान को इक़्तिदार से हटाए जाने पर नाराज हैं, जबकि 39% अवाम ने इमरान खान हुकूमत के खात्मे पर खुशी का इजहार किया है। सर्वे में अवाम से पूछा गया कि इमरान खान को निकाले जाने की वजह क्या है, जिसके जवाब में 48% अवाम ने हुकूमत के खात्मे की वजह महंगाई को करार दिया, जबकि 46% अवाम ने हुकूमत के खात्मे की वजह अमरीकी साजिश को करार दिया। हालिया सर्वे में 48% अवाम इमरान खान को इक़्तिदार से निकाले जाने की वजह महंगाई को करार दे रहे हैं, मगर अहम बात यह है कि हुकूमत के जाने की वजह महंगाई करार देने वालों की शरह में वाज़ेह कमी आई है, क्योंकि अप्रैल में इमरान खान को इक़्तिदार से निकाले जाने पर खुश अफराद में से 71% ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की वजह महंगाई है। इसके अलावा अप्रैल के सर्वे में इमरान खान की हुकूमत से बेदखली पर नाराज अवाम में से सिर्फ 2% हुकूमत के खात्मे की वजह बैरूनी साजिश को करार दे रहे हैं, लेकिन अब हालिया सर्वे में इन अफराद की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है और अब 46% अवाम इमरान खान को हुकूमत से निकाले जाने की वजह अमरीकी साजिश को करार दे रहे हैं। यानी सर्वे में यह बताया गया है कि अप्रैल से जून तक साजिशी बयानिए को हुकूमत जाने की वजह समझने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि महंगाई को वजह करार देने वालों की अफराद की तादाद में कमी हो रही है। एक और सवाल के जवाब में 66% अवाम ने कहा है कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, जबकि अप्रैल में फौरी इंतखाबात की हिमायत करने वालों की तादाद 69% थी। अप्रैल के मुकाबले में जून में किए गए गैलेप सर्वे के नतायज अवामी सोच में तब्दीली की निशानदेही कर रहे हैं। इन नतायज से ये बात जाहिर हो रही है कि ट्रेंड इमरान खान के बयानिए के हक में तब्दील हो रहे हैं और ये बात वाज़ेह हो रही है कि मखलूत हुकूमत के किए गए मुश्किल फैसले जिनसे महंगाई में इजाफा हो रहा है, इसके असरात सर्वे में अवामी राय पर नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस अवामी राय के 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वसीम बदामी और फारूक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुनी, पहले आपकी तरफ आएंगे। आपने देखा भी है कि लाहौर के हलकों में क्या सिचुएशन है, क्या वैसे आपकी राय है इस पर, क्योंकि एक तरफ PMLN हुकूमत में है, हमजा शहबाज लीड करेंगे इलेक्शंस को और वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि इलेक्शंस को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए इलेक्शन, और दूसरी तरफ इमरान खान है जो कि ये बयानिया बना रहे कि मेरी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया है। बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि PMLN जिस तरह से इलेक्शन लड़ती है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। PMLN जब हुकूमत में होती है तो उनके लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना बड़ा आसान होता है, और वैसे भी वो इतने एंट्रेंच्ड हैं इस सारे मामले के अंदर, PMLN पूरे पंजाब के अंदर, और ख़ास तौर पर जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि उनके लिए इलेक्शन लड़ना एक बाकायदा तौर पर साइंस है, वो उसको उस हिसाब से डील करते हैं। और जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और उनको आपने देखा होगा एक ज़माने में याद सादिक साहब का इलेक्शन था, वो कंटेस्ट किया PMLN ने हुकूमत में होते हुए, तो नेचुरल बात है PMLN को एक एज होता है। आपने देखा होगा कि जो इवन अपोजिशन में भी PMLN ने बाई इलेक्शन लड़े, खासतौर पर पंजाब में, वो जीते। अब यही इशू है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि हमने पोस्टिंग ट्रांसफर कैसे करनी है, वो कर चुके हैं। बेशक इलेक्शन कमीशन ने पाबंदियां भी लगाई, सब कुछ हुआ। फिर हलकों के अंदर लोगों को अपनी तरफ माइल किस तरह करना है, नौकरियां कैसे बांटनी है, फंड्स की तकसीम कैसे करनी है, कोवर्टली ओवर्टली काम कैसे लोगों के करवाने हैं, बरादरियों को कैसे स्टिच अप करना है, ये काम मुस्लिम लीग नून बड़े अच्छे तरीके से कर लेती है, खास तौर पर जब वो इलेक्शन करवा रहे हों और जब वो हुकूमत में भी हों। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक टेस्ट केस है, और मेरा ख्याल है कि कम से कम कुछ हलके ऐसे हैं लाहौर में जहां बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट भी हो सकता है, बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। वॉक ओवर नहीं आप कह सकते PMLN को मिलेगा, लेकिन एक बात ये ज़हन में रखिए कि जब आप लाहौर के अंदर तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जब ये हुकूमत आई थी, 2 महीने पहले मैंने शो किया, और वहां पर जब हम लोगों से मिले तो आपको ये पता चलता है कि थोड़ा सा टिल्ट जरूर है, PMLN का एज उनको जरूर है, लेकिन कई जगहों पर जाकर वो फॉल करता है विद इन मार्जिन ऑफ एरर। लिहाजा वो फिर आपको किसी भी दिन एट एनी गिवन डे वो क्या वोटर टर्नआउट क्या होता है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं,
उसमें होता है, और इमरान खान साहब का वोट एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं है इमरान सही। खान। मैं इस पर आता हूँ बदामी, हमने देखा है कि एक तो हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन बड़ी थिन मेजॉरिटी है। इस इलेक्शन में सीटें जीतना उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर सीएम उन्होंने रहना है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, अब देखना पड़ेगा कि उनका बयानिया कितना मकबूल है। तो इस पर जो गैलप का सर्वे जिसके हमने कुछ नताइज भी बताए वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अप्रैल में जब गैलप ने सर्वे किया तो सिर्फ 2% लोग ये यकीन करते थे कि बैरूनी साजिश हुई है। अब वो 46% लोग समझते हैं कि बैरूनी साजिश की वजह से हुकूमत का खात्मा हुआ है। पहले 71% लोग ये समझते थे कि महंगाई की वजह से हुकूमत को निकाला गया है। अब वो ड्रॉप होकर 48% हो गया है कि महंगाई की वजह से निकाला गया है। तो आपको लगता है कि ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे इमरान खान के जिसकी बुनियाद पे वो ये इलेक्शन लड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे लगता है गैलप के सर्वे में एक तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, तो अगर वो होता तो शायद उस पर भी अच्छे खासे वोट पड़ जाते कि इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ। बाकी ये जो फाइंडिंग है शहजाद, ये बहुत समझ में आने वाली बात है। यानी ऐसा लगता है कि भाई देखिए ना, जब ये हुकूमत से नए नए गए थे उस वक्त मुमकिन है कि एक बड़ी तादाद हो जो कि सोचती हो, चूंकि आप उस जमाने की तरह सोच आज लाई है तो जाहिर है लोग महंगाई से परेशान हो रहे थे, लोग बहुत ये थे कि आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा। लेकिन अब उस वक्त को आप आज से कंपेयर कर लें तो उसके बाद जितनी महंगाई हुई, उसके बाद जितना पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद जैसा बजट आया, उसके बाद जितने टैक्सेस लगे, तो अब तो वो मामला जो है वो हल्का लगता है ना। अब ये अलग डिबेट है कि उसकी जिम्मेदार कौन है और वो सारी अलग बहस है। तो ये मानने के हमारे पास माकूल वजूहात हैं कि अगर आवाम का एक तबका था जो समझता था कि यार वाकई महंगाई ने बड़ा गलत कर दिया था, इसलिए जो है वो ये गवर्नमेंट आई क्यों, और उन्होंने किया ही महंगाई मुकाम आज था। तो अब इतना सब कुछ करने के बाद बेशक गवर्नमेंट कोई भी रीजन देती रहे, बहुत वजह समझ में आती इस बात की कि उस तबके का अब ये ख्याल हो कि नहीं भाई ये मामला महंगाई का तो नहीं था यार, वरना इतनी महंगाई अब क्यों हो गई, और ये तो कोई मामला और है। इसलिए जो ओपिनियन का शिफ्ट है ये मुझे समझ में आता है बजाय। और वसीम, आपको लगता है कि जो इमरान खान ने जलसे किए उसमें लोग निकले लॉन्ग मार्च उस तरीके से, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, उतने लोग नहीं निकाल सके इमरान खान, लेकिन आपको लगता है कि ये शिफ्ट होगा, ट्रांसलेट होगा बैलेट बॉक्स में? अब बैलेट बॉक्स में ट्रांसलेट होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मुनीब भाई ने जो बातें की, मैं उसमें कोई बात रिपीट किए बगैर सिर्फ आगे बढ़ाते हुए, वो ये कि एक तो ये कि हर गवर्नमेंट जो है वो अनएथिकल इलीगल मीन इस्तेमाल करती है, वो कितना करेगी वो तो अलग उसके, लेकिन उसके अलावा भी अगर देख लें तो ये जाहिर है हम ये भी देखते हैं ना कि भाई पहले वो हल्का किसका था, उसकी बुनियाद पे भी आप नताइज का अंदाजा लगाते हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि बहरहाल ये 20 की 20 नशिस्तें कागज पे तो पीटीआई की नशिस्तें थी, इसलिए उनका एमपीए मुनरिफ हुआ और डी सीटों का इलेक्शन हो रहा है। बट इलेक्शन वाले दिन इन 20 में से जो 10 लोग जीते हैं वो बल्ले के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीते जी, शेर के भी खिलाफ लड़े, लेकिन वो बल्ले के निशान में नहीं लड़े। सलमान नईम अगर मुल्तान से जीते तो शाह महमूद कुरैशी जैसे हैवी वेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, यानी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, फिर इलेक्शन जीते। तो उन 10 सीटों का जो वोटर है वो तो इन कैंडिडेट से उस अंदाज से मुतनफिर नहीं होगा ना, उसने तो इस अंदाज डिच फील नहीं किया होगा, इसलिए कि इन 10 लोगों के वोटर्स ने बल्ले को वोट नहीं दिया था, बल्ले के खिलाफ वोट दिया था। तो इनके अपने वोट प्लस नून का वोट, ये भी बहरहाल नून को हेल्प करेगा। तो मेरा ख्याल है कि बुरी कारकर्दगी के साथ भी बहरहाल वॉक ओवर ना भी जैसा मुनीब ने कहा तो भी बहरहाल पलड़ा बजायर थोड़ा नून की तरफ इन वजूहात की बिना पे भी नजर आता है। मुनीब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 10 लोग ऐसे थे जो कि इलेक्शन जीते, बाद में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, यानी कि वो प्योरली इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्शन की साइंस को भी जानते हैं, अपना वोट भी है, तभी उन्होंने नून लीग को भी हराया और पीटीआई को भी हराया 2018 में। अब उनका अपना वोट और साथ में नून लीग का वोट, ये उनको ज्यादा स्ट्रांग बना देगा इन हलकों में। देखिए ये एक एडेड एडवांटेज है जो कि पीएमएलएन को इस वक्त है, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये बड़ा कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आप पेपर पेंसिल लेके बैठेंगे तो आपको खुद कुछ नताइज तो ऐसे हैं जो कि आप खुद अपने जहन में बना सकते हैं। एक बात जहन में रखिए कि ये जो बात मैं पहले कही थी, मैं अभी जो वसीम मदामी भी फरमा रहे थे, मैं एग्री करता हूँ। एक बात एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं आपको कहूँगा शहजाद, इलेक्शन लड़ना खास तौर पर पंजाब के अंदर और वो भी हुकूमत में होते हुए, ये मुस्लिम लीग नून को पीटीआई से कहीं ज्यादा अच्छा आता है। इसकी मैनिफेस्टेशन आप पहले कई दफा देख चुके हैं अपने साथी करियर के अंदर। और पीटीआई ने तो मर मरा के वो एक इलेक्शन जीता जो ताहिर खुर्शीद साहब के दामाद सियालकोट से लड़ रहे थे इलेक्शन, वो भी सुबहानी खानदान के अंदर वो एक प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से टेंशन बन गई। अदरवाइज आप बेहतर समझ, आप भी जानते हैं कि पीएमएलएन को बाय इलेक्शंस हुकूमत में रहते हुए तो ये बगले में जाते हुए इलेक्शन लड़ते हैं, इनको पता है इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम बदामी आपका और मुनीब के तज्ज़िये का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।